मित्रों, आशा करता हूँ हमारा पिछला वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। मित्रों, हमारा लक्ष्य है वैदिक भौतिकी को हर घर की चर्चा बनाना। इसके लिए आपका प्रत्येक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत सहायक होगा। क्योंकि जैसा जैसा आप ऐसा करेंगे, YouTube का एल्गोरिदम हमारी वीडियोस की रीच बढ़ाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये हमारे कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। यदि हमारे वीडियोस की रीच बढ़ेगी, तो हमारे देश में विद्वानों की कोई कमी नहीं है। हम चाहते हैं यदि हमारा वीडियोस वो विद्वान देखें जो गणितज्ञ हों, वैज्ञानिक हों, तो इस पे गणित भी डेवलप की जा सकती है और वैदिक भौतिकी की थ्योरी पर टेक्नोलॉजी भी बनाई जा सकती है। मित्रों, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अन्य मार्ग भी हो सकते हैं। अन्य सहयोग करने के तरीके हो सकते हैं। आप स्वयं भी वीडियो बना सकते हैं वैदिक भौतिकी पर और उसका प्रचार कर सकते हैं। आप हमारे वीडियोस को कट करके शॉर्ट्स बना के भी शेयर कर सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं, तो आप अपने स्कूलों में वैदिक भौतिकी पर अपने शिक्षकों से चर्चा कर सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो आप अपने कलीग से भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने सृष्टि उत्पत्ति के वर्तमान विज्ञान के बिग बैंग सिद्धांत की चर्चा करी थी। उसमें हमने बताया था कि सृष्टि उत्पत्ति शून्य से नहीं हो सकती, जैसा कि वर्तमान विज्ञान मानता है, और सृष्टि इटर्नल भी नहीं है, जैसा एक इटर्नल यूनिवर्स थ्योरी मानती है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने ये भी चर्चा करी थी कि बिग बैंग थ्योरी सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानती, और जितना वह व्याख्या करते हैं वह भी तर्कपूर्ण नहीं लगती। इसलिए अब हम सृष्टि उत्पत्ति के वैदिक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि आपको स्मरण हो, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि तीन प्रकार की अनादि सत्ताएं होती हैं: ईश्वर, जीव और प्रकृति। सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। इनमें से पहली अनादि सत्ता ईश्वर सृष्टि बनाने वाली होती है, यानी कि कर्ता, करने वाला, बनाने वाला। दूसरी अनादि सत्ता होती है जीव, जिसके लिए सृष्टि बनाई जाती है, जिसके मोक्ष और भोग के लिए सृष्टि बनाई जाती है। और तीसरी अनादि सत्ता होती है प्रकृति, जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे, जो सृष्टि का मूल उपादान कारण है। मित्रों, सांख्य दर्शन का वचन है, ना वस्तुनो वस्तु सिद्धि ही, अर्थात अभाव से कभी भाव की उत्पत्ति नहीं होती। सांख्य दर्शन का एक और वचन है, नाशः कारण लय, अर्थात स्थूल पदार्थों का अपने सूक्ष्म पदार्थों में परिवर्तित हो जाने को ही नाश या विनाश कहा जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि असत की कभी सत्ता नहीं होती और सत्तावान का पूर्ण विनाश भी नहीं होता। जब भी वेस्ट कोई इन्वेंशन या डिस्कवरी करता है, भारतीयों पर ऐसा आक्षेप लगाया जाता है कि भारतीय उन डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के बारे में अपने ग्रंथों में ढूंढने लगते हैं। पर वैदिक विज्ञान हमको आधुनिक विज्ञान से बहुत आगे की बात बताता है। उदाहरण के लिए, आधुनिक विज्ञान मानता है कि एटम्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से भी छोटा होता है क्वार्क। क्वार्क्स किससे बनते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि क्वार्क स्ट्रिंग से बनते हैं। उससे आगे क्या, स्ट्रिंग्स कैसे बनते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, इस विषय पर आधुनिक विज्ञान नहीं जानता, और वैदिक विज्ञान इससे भी आगे की जानकारी हमें बताता है। मित्रों, आपने आम बोलचाल में लोगों को कहते सुना होगा, उस व्यक्ति की प्रकृति ऐसी है, उसका नेचर ऐसा है। या जैसे हमने सुना होगा, वात प्रकृति होती है, पित्त प्रकृति होती है। तो वास्तव में प्रकृति शब्द की उत्पत्ति यहीं से होती है, सृष्टि के मूल उपादान कारण होने से। और इसीलिए प्रकृति उसको कहते हैं जो किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्म, प्रारंभिक और स्वाभाविक अवस्था होती है। इस सृष्टि में विद्यमान सबसे छोटे से छोटे पदार्थ, जैसे कि आकाश जिसको स्पेस कहते हैं, स्ट्रिंग्स, वायु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से लेकर सबसे बड़े पदार्थ जैसे तारे, गैलेक्सीज, ये सब सृष्टि के पदार्थ प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, उसी से धारण किए जाते हैं और कुछ समय अंतराल के बाद उसी में लीन भी हो जाते हैं।
मित्रों, यदि हम महाभारत देखें तो उसमें हमें महादेव शिव के अनुसार और महर्षि ब्रह्मा जी के अनुसार प्रकृति के कम से कम 30 गुण जानने को मिलते हैं। आइए उन गुणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रकृति को नित्य कहा गया है। नित्य अर्थात अनादि, जैसा हमने पहले बताया था। यह अजन्मा है, अमर है। दूसरा गुण प्रकृति का जो हमें देखने को मिलता है वह है एक। एक अर्थात यह पदार्थ संपूर्ण अवकाश रूप आकाश में एक रस भरा होता है। जैसे उदाहरण लें, किसी समुद्र में पानी, तो वो पानी एक रस भरा हुआ होता है समुद्र में। कहीं भी सघन या कहीं भी विरल नहीं होता। कहीं उसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक, कहीं कम नहीं होता। एक जैसा सर्वत्र भरा रहता है। उसी को कहते हैं एक रस। प्रकृति भी वैसा ही पदार्थ है। आगे चलते हैं। प्रकृति को अणु कहा गया है। अणु अर्थात सबसे छोटी इकाई सृष्टि की, जिससे सारी सृष्टि बनती है। इसीलिए प्रकृति को अणु कहा गया है। अगला गुण प्रकृति का है व्यापी। व्यापी अर्थात ये ऐसा पदार्थ होता है जो सर्वत्र व्याप्त होता है। इसका कहीं भी अवकाश नहीं होता। अगला गुण प्रकृति का है क्रियाहीन। तो प्रलय अवस्था में इस पदार्थ में कोई भी क्रिया नहीं होती। यह पदार्थ बिल्कुल निष्क्रिय होता है। इसीलिए इसको क्रियाहीन कहा गया है। अगला प्रकृति का गुण है अहेतुक। इसका अर्थ होता है कि प्रकृति का कोई भी कारण नहीं होता, इसको बनाने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि प्रकृति तीन अनादि सत्ताओं में से एक है। ये सर्वत्र सदैव बनी रहती है। अगला गुण है अग्राह्य और अव्यक्त। इसका अर्थ ये होता है कि प्रकृति का किसी भी इंद्रिय साधनों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसे किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता, डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रकृति का गुण है अग्राह्य और अव्यक्त। अगला गुण है मूल, अर्थात सभी पदार्थों का मूल प्रकृति पदार्थ ही है। सभी पदार्थ सृष्टि के प्रकृति से ही बनते हैं। इसीलिए प्रकृति का गुण मूल है। मित्रों, मैं ये लिस्ट वैदिक रश्मि विज्ञान पुस्तक की ई-पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ। आप चाहें तो आप भी साथ साथ पढ़ सकते हैं या बाद में भी देख सकते हैं। और यदि आपके पास वेद विज्ञान आलोक की पीडीएफ हो तो आप उसमें भी देख सकते हैं। अगला गुण प्रकृति का बताया गया है प्रधान, जिसके विषय में लिखा है यह सूक्ष्मतम पदार्थ संपूर्ण जड़ पदार्थ का अच्छी प्रकार धारण व पोषण करने वाला है। जैसे उदाहरण के लिए गांव के प्रधान होते हैं, राष्ट्र के प्रधान होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति ऐसा पदार्थ है जो सभी पदार्थों का अच्छी प्रकार धारण व पोषण करता है। अगला गुण है योनि। यह पदार्थ जहां सबकी उत्पत्ति का कारण है, वहीं यह पदार्थ सबका निवास व उत्पत्ति स्थान भी है। इसीलिए प्रकृति को योनि भी कहा जाता है। संपूर्ण सृष्टि के पदार्थ इसी से बनते हैं। अगला गुण है अव्यय। इसका अर्थ होता है कि इसका कभी व्यय नहीं होता, इसमें कोई कमी नहीं आती। यह कभी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। यह अनादि है और एक रस सर्वत्र भरा रहता है। यह पदार्थ कभी क्षीण व न्यून नहीं होता। अगला गुण है तम। यह पदार्थ ऐसे अंधकार रूप में विद्यमान होता है, वैसा अंधकार अन्य किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता। मित्रों, प्रकृति की एक और परिभाषा होती है। कहा जाता है कि सत, रज और तम गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहा जाता है। अर्थात प्रकृति में ये तीनों गुण निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। अब हम अगले गुण पर चर्चा करते हैं। अगला गुण है प्रकृति का व्यक्त। जब हम पिछले गुण में प्रकृति को अव्यक्त कह चुके हैं, तब यहां प्रकृति का गुण व्यक्त कैसे हो गया? इसका आशय यह है कि जो व्यक्त पदार्थ होते हैं उनकी उत्पत्ति अव्यक्त प्रकृति से ही होती है, और अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त पदार्थों के बनने के कारण प्रकृति को यहां व्यक्त कहा गया है।
इसके साथ ही यह पदार्थ प्रकृति ईश्वर और जीवात्मा के सापेक्ष व्यक्त होता है। इसका अर्थात यह है कि ईश्वर और जीवात्मा प्रकृति से भी सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए उनके सापेक्ष प्रकृति को यहाँ पर व्यक्त कहा गया है। और प्रकृति को इसीलिए भी व्यक्त कहा गया है क्योंकि भले ही प्रकृति में सत और रज गुण पूर्ण निष्क्रिय होते हैं, उनकी साम्यावस्था होती है, लेकिन तम गुण का एक लक्षण जो कि अंधकार है, वह अवश्य प्रतीत होता है प्रकृति में। इसीलिए उस लक्षण के होने के कारण प्रकृति को यहाँ पर व्यक्त कहा गया है। मित्रों, इस प्रकरण के आने से मैं यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। जैसा कि आप सबने सुना होगा कि आर्ष ग्रंथ को पढ़ने में एक टिप हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यदि कोई कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट हमें पढ़ने को मिल रहे हैं ग्रंथों में, तो हो सकता है उनमें मिलावट की गई हो। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो प्रकृति का गुण हमने व्यक्त भी बताया और अव्यक्त भी बताया। इसमें कुछ लोगों को कॉन्ट्रडिक्शन लग सकता है और ये भी लोगों को लग सकता है कि इसमें कुछ मिलावट हुई है या इन दोनों में से कोई एक बात गलत है। यहाँ पर यह जानना अनिवार्य है कि ऐसा सदैव नहीं होता। हमें यह समझना चाहिए कि किस एस्पेक्ट में प्रकृति व्यक्त होती है और किसी दूसरे एस्पेक्ट में प्रकृति अव्यक्त भी हो सकती है। एक और उदाहरण से समझाता हूं। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं, क्या इच्छा जैसा कोई गुण ईश्वर में होता है? आप इस पर विचार करें। उत्तर है हां भी और नहीं भी। कैसे? तो जैसे हमारी इच्छाएं होती हैं मनुष्यों की, हम चाहते हैं कि हमें पैसा मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, हम सुखी रहें, हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। इस प्रकार की इच्छाएं ईश्वर की नहीं होती। यदि हम दूसरे एस्पेक्ट से सोचें तो अपने काम करने की इच्छा ईश्वर में अवश्य होती है। ईश्वर के क्या कार्य हैं? सृष्टि को बनाना, उसका संचालन करना और किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य को करने की इच्छा पहले प्रकट होनी चाहिए। जैसा हमारे साथ भी होता है। यदि मुझे ऑफिस जाना है या मुझे स्कूल जाना है, तो उस कार्य को करने के लिए पहले मेरे मन में इच्छा प्रकट होगी, तभी मैं वो कार्य कर पाऊंगा। इसीलिए ईश्वर में उस एस्पेक्ट से हम सोचें तो इच्छा होती है, लेकिन वैसी इच्छाएं नहीं होती जैसे मैंने पहले बताया कि किसी किसी चीज को पाने की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। अगला गुण प्रकृति का है शिव धाम। यह पदार्थ प्रत्येक जड़ पदार्थ का धाम है, अर्थात सभी पदार्थ इसी में रहते हैं। इसके साथ ही जीव के कल्याण अर्थात भोग व मोक्ष का शरीर रूपी साधन इसी से निर्मित होता है। अगला गुण है रजोयोनि, अर्थात कि जिस भी पदार्थ में रजोगुण है, अर्थात जहां भी गति है, उस सब की उत्पत्ति प्रकृति से ही होती है। यदि प्रकृति नहीं होगी तो इस संसार में, इस सृष्टि में कहीं भी कोई गति नहीं होगी। अगला प्रकृति का गुण है सनातन। सनातन अर्थात अविनाशी, अमर, अजन्म, अनादि। अगला गुण है विकार। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर की प्रेरणा से इसी प्रकृति पदार्थ में विकार उत्पन्न होते हैं, चेंजेस होते हैं, जिसके कारण यह सारी सृष्टि बनती है। इसीलिए प्रकृति का एक गुण विकार भी है। अगला गुण है प्रलय। इसके विषय में लिखा गया है, इस सृष्टि में जो भी पदार्थ नष्ट होने योग्य है वह नष्ट होकर अपने कारण रूप प्रकृति पदार्थ में ही लीन हो जाता है। जैसा हमने पहले बताया था सांख्य दर्शन के वचन के आधार पर। अगला गुण है प्रभव। इसका तात्पर्य है कि इस सृष्टि में जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है या होगा, वह इसी पदार्थ से होगा। अगला गुण है अप्यय। इस पदार्थ में ही सृष्टि के सभी उत्पन्न पदार्थ विनाश के समय मिल जाते हैं। इसके साथ सृष्टि काल में भी इसमें ही समाहित रहकर
परस्पर मिले हुए रहते हैं। अगला गुण है अनुद्रिक्त। इस अवस्था में स्पष्टता आदि किन्हीं लक्षणों की विद्यमानता नहीं होती। अनून, इस पदार्थ का कभी भी अभाव नहीं होता। अकंप, अचल, ध्रुव, अर्थात इस पदार्थ में कभी भी कोई हलचल नहीं होती प्रलय अवस्था में, और यह पदार्थ पूर्ण स्थिर बना हुआ रहता है। सत और असत, ऐसा क्यों? क्योंकि सदैव प्रकृति की सत्ता होते हुए भी प्रलयावस्था में यह पदार्थ अविद्यमान जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि इसके कोई लक्षण हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए असत जैसा प्रतीत होता है सत्तावान होते हुए भी। अगला गुण है सर्व, अर्थात सृष्टि के निर्माण के लिए इस पदार्थ के अतिरिक्त किसी और उपादान कारण की आवश्यकता नहीं होती। यह पूर्ण होता है सृष्टि के सारे पदार्थों को बनाने के लिए। यह पूर्ण उपादान कारण होता है, इसीलिए इसको सर्व कहा गया है। सृष्टि को त्रिगुण कहते हैं, जैसा हम बता रहे थे कि वो तीन गुण कौन से होते हैं, सत, रज और तम गुण से मिलकर प्रकृति बनती है। और जैसा हमने बताया था अंत में, प्रकृति जो कि इसकी स्वाभाविक अवस्था होती है, इसीलिए प्रकृति को प्रकृति कहा जाता है। इसके अतिरिक्त महाभारत में महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को अविद्या भी कहा है, क्योंकि प्रलय अवस्था में प्रकृति के गुणों को हम ठीक से जान नहीं पाते, कोई लक्षण नहीं मिलते, हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, ना ही इस अवस्था में प्रकृति का हम कोई उपयोग कर सकते हैं, न ही इस पर कोई विशेष विचार किया जा सकता है। इसीलिए महर्षि वशिष्ठ जी ने इसको अविद्या भी कहा है। मित्रों, यदि हम आर्ष ग्रंथों को ध्यान से पढ़ें तो हमें समझ आएगा कि महर्षियों ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं, जिनमें बहुत से गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। पर उनकी भाषा इतनी सांकेतिक क्यों होती है? इसके अनेक कारण हो सकते हैं, पर कुछ कारण ये हैं कि एक तो महर्षि इतने विद्वान होते हैं कि वे कम शब्दों में ही अधिक से अधिक बातें कह जाते हैं। उन्हें अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती अपनी बात कहने के लिए। और इसका एक अन्य कारण यह भी है कि महर्षि लोग ये चाहते होंगे कि इस महत्वपूर्ण विद्या का कोई दुरुपयोग ना कर सके। इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथों में उनकी भाषा को बहुत सांकेतिक रखा। वैदिक संस्कृति में शब्द प्रमाण का बहुत महत्व होता है, पर आधुनिक विज्ञान तब तक किसी बात को नहीं मानता जब तक उस थ्योरी के पीछे टेस्ट, प्रेक्षण, परीक्षण ना हो। प्रयोग करना आवश्यक है, लेकिन ऊहा और तर्क की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी जंगल में भटक जाएं और हम किसी से रास्ता पूछें और कोई वहां का लोकल रहने वाला यदि हमें कोई रास्ता बता दे, तो क्या हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उसकी सहायता नहीं लेंगे, उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं जाएंगे, या हम उससे पूछेंगे कि भाई तुमने कौन सी टेक्नोलॉजी से ये रास्ता ढूंढा? मित्रों, आज की टेक्नोलॉजी जो कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आधारित होती है, वह उन्हीं पदार्थों को डिटेक्ट कर सकती है या उनके समकक्ष जो अन्य पदार्थ हैं उनको डिटेक्ट कर सकती है, पर उनसे सूक्ष्म पदार्थों को डिटेक्ट नहीं कर सकती। जिन पदार्थों की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जैसे प्रकृति, या जिन पदार्थों की चर्चा हम आगे करेंगे जैसे रश्मियां इत्यादि, ये इतने सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जो आज की टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए, यदि मेरे पास कोई वेइंग स्केल है और उसकी कोई न्यूनतम लिमिट होगी, जैसे कि 1 ग्राम, और उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट भी होगी, जैसे कि 10 किलो, तो यदि कोई पदार्थ 10 किलो से भारी है जिसका माप वो मेजरमेंट डिवाइस नहीं मेजर कर सकता, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उस भारी वस्तु का कोई वजन ही नहीं है? या जिस सूक्ष्म पदार्थ का वजन वह मेजरिंग डिवाइस नहीं माप सकता, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन या उससे भी छोटे क्वार्क का कोई द्रव्यमान नहीं होगा? इसीलिए टेक्नोलॉजी के अभाव में किसी वस्तु या पदार्थ जिसको हम आज नहीं डिटेक्ट कर पा रहे,
उसका सर्वथा खंडन करना कहां तक उचित है? जिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को वर्तमान विज्ञान मूल पदार्थ मानता है, जैसे कि क्वार्क, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, स्ट्रिंग्स आदि, इनमें भेद क्यों होते हैं? यदि इन पदार्थों में भेद है, तो क्या ये मूल पदार्थ हो सकते हैं? उदाहरण के लिए, यदि हम शक्कर के क्रिस्टल को देखें और हम सॉल्ट, नमक के क्रिस्टल को देखें, दिखने में तो दोनों ही सफेद दिखते हैं, पर स्वाद करके पता चलता है कि दोनों डिफरेंट हैं। यदि दिखने में दोनों एक जैसे हैं, पर दोनों का स्वाद डिफरेंट है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मूल पदार्थ हैं? शुगर का क्रिस्टल भी मूल पदार्थ है और सॉल्ट का क्रिस्टल भी मूल पदार्थ है। ऐसा कहना कहां तक उचित है? वास्तव में मूल पदार्थ सर्वथा एक जैसा होना चाहिए, जैसा हमने प्रकृति पदार्थ की चर्चा करी। यदि किन्हीं दो पदार्थों में कोई भी भेद है, इसका अर्थ यह होगा कि उन दो पदार्थों के स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, उनके कंटेंट्स में डिफरेंस है, और इसी कारण उनके गुणों में डिफरेंस आ रहा है। शुगर मीठा है और सॉल्ट नमकीन है। इसीलिए ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि वर्तमान विज्ञान जिन पदार्थों को मूल पदार्थ मानता है, वे मूल पदार्थ नहीं हो सकते। उनसे भी कोई सूक्ष्म पदार्थ होना चाहिए जो सर्वथा एक रस जैसा हो, जिसमें एकत्व हो, जिसमें कोई डिफरेंस ना हो, वही मूल पदार्थ कहने के लायक है। तो मित्रों, अब तक जो हमने प्रकृति के गुणों के बारे में चर्चा की, यदि उस पर हम ध्यान दें, तो हमें समझ में आएगा कि जो आधुनिक विज्ञान सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था के बारे में जानकारी देता है, वैदिक भौतिकी की जानकारी उससे सर्वथा ऑपोजिट है। वैदिक सृष्टि विज्ञान के अनुसार सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में शीतलता अनंत थी, यानी टेम्परेचर न्यूनतम था, ऊर्जा न्यूनतम थी, द्रव्यमान न्यूनतम था, कोई द्रव्यमान नहीं था, आयतन अनंत था, क्योंकि प्रकृति सर्वत्र संपूर्ण अवकाश रूप आकाश में एक रस भरी हुई थी, इसलिए आयतन अनंत था। कोई गति नहीं थी, कोई बल नहीं था, कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी साउंड नहीं थी, कोई भी लाइट नहीं थी, क्योंकि हमने बताया कि प्रकृति में सर्वत्र अंधकार था। मित्रों, अब प्रकृति के 3 गुणों पर चर्चा करते हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी बताया था। सत, रज और तम गुण। सत्व वह गुण है जिसके कारण कालांतर में प्रकाश एवं आकर्षण बल आदि की उत्पत्ति होती है तथा प्राणियों के अंदर सुख और शांति की अनुभूति होती है। आपने सुना होगा कि सात्विक भोजन करना चाहिए, ऐसा भोजन जिसमें सतोगुण अधिक हो। दूसरा गुण है रजोगुण। इसके कारण प्रतिकर्षण, प्रक्षेपक बल एवं गतिशीलता की उत्पत्ति होती है, अर्थात इन गुणों का मूल कारण रजोगुण ही होता है। प्राणियों में इसी गुण के कारण चंचलता, क्रियाशीलता, ईर्ष्या, द्वेष आदि गुण उत्पन्न होते हैं। आपने सुना होगा मिर्च मसाले जैसे अत्यधिक रजोगुण वाले पदार्थों का सेवन लिमिटेशन में करना चाहिए। अगला गुण है तमोगुण। इसके कारण अंधकार, जड़ता, गुरुता, निष्क्रियता, द्रव्यमान आदि गुणों की उत्पत्ति होती है। इसके कारण प्राणियों में मूर्खता, मोह, अति कामुकता, आलस्य व क्रोध आदि गुण उत्पन्न होते हैं। आपने सुना होगा कि जंक फूड बहुत नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें तमोगुण अधिक होता है। ये होते हैं 3 गुण प्रकृति के। लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि कोई भी गुण इसमें आवश्यक नहीं है। तीनों गुणों का बैलेंस होना चाहिए। महाभारत में महर्षि ब्रह्मा जी के अनुसार ये तीनों गुण एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे के साथ मिश्रित होते हैं, एक दूसरे का अनुसरण करने वाले होते हैं। वर्तमान विज्ञान के अनुसार लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि जहां पर द्रव्यमान होगा, जो कि तमोगुण के कारण होता है, वहां बल अवश्य होगा।
बल होगा तो सतोगुण होगा, और जहां भी बल होगा वहां पे क्रिया अवश्य होगी, तो वहां पर रजोगुण भी आ गया। इसीलिए ये तीनों गुण एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसमें केवल एक ही अपवाद है, काल। इस पदार्थ के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर इतना बता दूं कि काल तत्व में सत्व और रज गुण होते हैं। तमोगुण काल पदार्थ में संपूर्ण निष्क्रिय अवस्था में होता है। किसी भी एक गुण के नियंत्रण करने से दूसरे गुण में वृद्धि होती है। जैसे यदि हम तमोगुण को नियंत्रित करेंगे तो रजोगुण में वृद्धि होगी, और रजोगुण को नियंत्रित करेंगे तो सतोगुण में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, जैसे कोई भी उल्का पिंड जैसे जैसे हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने लगता है, उस पर प्रतिरोध लगने लगता है और वह चमकने लगता है। तो जैसे जैसे उस पर प्रतिरोधक फोर्सेस काम करने लगे, तो वहां पर लाइट एनर्जी में वृद्धि होती गई। एक और उदाहरण, ब्रेम-स्टारलंग इफेक्ट। जैसे जैसे कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के पास से गुजरता है, तो उसके गति में भी अवरोध उत्पन्न होने लगता है, और उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज होने लगती हैं। मन में प्रश्न उठ सकता है, क्या सभी उत्पन्न पदार्थों में तीनों गुण विद्यमान होते हैं? इसका उत्तर है हाँ। पर जैसा हमने बताया, इसमें एक अपवाद है, काल तत्व। उसके अतिरिक्त सभी उत्पन्न पदार्थों में तीनों गुण पाए जाते हैं। हालांकि उनकी मात्रा कुछ भिन्न हो सकती है, पर तीनों गुण विद्यमान होते हैं। कुछ वर्तमान विज्ञान के जाने हुए पदार्थों पर चर्चा करते हैं। जैसे वर्तमान विज्ञान जिसे मूल पदार्थ मानता है, फोटॉन। क्या फोटॉन में ये तीनों गुण होते हैं? बिल्कुल। फोटॉन में प्रकाश भी होता है, गति भी होती है, और गति करते हुए वर्तमान विज्ञान उसका मास भी मानता है। तो इसीलिए फोटॉन में तीनों गुण सिद्ध होते हैं। स्पेस की चर्चा करते हैं। वर्तमान विज्ञान मानता है कि किसी भी पार्टिकल या चार्ज से स्पेस कर्व हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि भले ही सूक्ष्म मात्रा में, पर आकाश महाभूत यानी कि स्पेस में बल, क्रिया और द्रव्यमान यानी जड़त्व के गुण होते हैं। और इससे यह सिद्ध होता है कि स्पेस में भी सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण होते हैं। यदि ये गुण बल, क्रिया और जड़ता के स्पेस में नहीं होते, तो स्पेस इन गुणों को धारण करने वाले पार्टिकल्स और चार्ज को प्रभावित नहीं करता। कुछ विद्वान सत, रज और तम गुणों को प्रकृति के गुण न मानकर कण मानते हैं। ऐसी भूल ना करें। यदि हमने इन तीनों को गुण न मानकर कण मान लिया, तो बहुत कंफ्यूजन में हम फंस जाएंगे। जैसे कि इन कणों की उत्पत्ति किनसे होती है। इसीलिए यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए, तो इस विषय पर आपको संक्षिप्त व्याख्या वैदिक रश्मि विज्ञान पुस्तक में मिल जाएगी, प्रकृति प्रकरण में, जिसमें आपको ऋग्वेद, निरुक्त, सत्यार्थ प्रकाश, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता आदि अनेक आर्ष ग्रंथों के उद्धरण मिल जाएंगे। यदि आपको इस विषय पर अधिक जानकारी चाहिए, तो आप आचार्य जी की एक और पुस्तक सृष्टि का मूल उपादान कारण भी पढ़ सकते हैं। आज की चर्चा में इतना ही। शेष अगले वीडियो में। जय माँ वेद भारती।